Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna do the STAT 2019 पेपर। जैसा कि आपको पता ही है हम STAT की सीरीज हमने शुरू कर रखी है जिसके अंदर आप यूजीसी के क्वेश्चन भी देखते हैं और STAT के क्वेश्चन भी देखते हैं जो आपको साइकोलॉजी में पूछ रखे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चंस करे थे, एक क्वेश्चंस के करने के चार अलग अलग तरीके से और चार ऑप्शन को करना, दैट इज माई मोटो। तो क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल पर न्यू आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हु पब्लिश प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन 1890। 1890 में किस इंडिविजुअल ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की बात करी थी? तो आइए देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू। सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम जेम्स की। अगर आप देखोगे विलियम जेम्स, विलियम वुंड के बाद आते हैं। He is also known as the father of the structuralism, फादर ऑफ स्ट्रक्चरिज्म। और जो जो आपके विल्हेम वुंड है वो आपके फादर ऑफ द फंक्शनलिज्म की यहाँ पर बात करते हैं, राइट। तो इस चीज का भी आपको याद रहना है। बट यहाँ पर हमने विलियम जेम्स के बारे में क्या क्या है और देखते हैं क्या क्या इन्होंने करा था। तो विलियम जेम्स के बारे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। विलियम जेम्स इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन, क्योंकि वो अमेरिकन थे, इस चीज का आपको याद रखना है। देखिए अगर विलियम वुंड की हम बात करें तो वो नेटिव आपके जर्मन थे, राइट। और जैसे कि आपको पता ही है हिस्ट्री में भी कि अधिकतर अमेरिकन ने उन्हीं लोगों को रिकॉग्नाइज करा अपने एपीए के थ्रू जो कि अमेरिकन ही थे। इसलिए हम विलियम वुंड को यहाँ पर अगर आप देखोगे इतना ज्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। ऑल्दो फर्स्ट लेबोरेटरी उन्हीं के द्वारा स्थापित करी गई, वो हम विलियम वुंड के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हम देखें अमेरिकन जो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने अमेरिका वालों को ही ज़्यादा नॉन या फिर फ्रिक्वेंट वे में इम्पोर्टेंस दी। तो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, कि अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अमेरिकन, यहाँ पर हम अमेरिकन की बात कर रहे हैं, राइट। अमेरिकन फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और ये इन्होंने कब स्टार्ट करी थी? 1875 में इन्होंने यहाँ पर बताया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या करा? ही आर द फर्स्ट वन हु टॉट द कंट्री फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्सेज। और ये थे जिन्होंने पहला साइकोलॉजी कोर्स अमेरिका में जो था सिचुएटेड करा, साइकोलॉजी कोर्स, राइट। इन्होंने 2 बुक लिखी जिन्हों को या फिर उनको लिखने के लिए उन्होंने आप कह सकते हैं 12 ईयर आपका उन्होंने अपना यूटिलाइज करा। 12 साल लगे इनको उस बुक को लिखने में। और उस बुक का नाम था द रिलेशन बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी, राइट, एंड फिजियोलॉजी। ओके। एंड ही इज द वन जिन्होंने बुक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी 1890 में। और यही इंडिविजुअल थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी भी 1890 में लिखी। तो अगर आप देखोगे पहला ही ऑप्शन आपका आंसर है। विलियम जेम्स इज द वन हु पब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी इन 1890। उसके बाद और ऑप्शंस की भी हम बात करते हैं। ये विलियम वुंड, जैसे कि आपको पता ही है, ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। लेकिन अगर हम फर्स्ट अमेरिकन की बात करें तो वो क्या होगा आपका? विलियम जेम्स। इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद उन्होंने हम विलियम वुंड को 1897 में जो उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी लिप्जिग में सिचुएटेड करी थी उसके लिए भी जानते हैं। ओके। फिर आते हैं आपके जॉन बी वॉटसन, फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म की हम यहाँ पर बात करते हैं। ऑल्थो जो इनका पूरा वर्क था वो अगर आप देखोगे इवान पावलोव के ऊपर बेस्ड था। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहां से कॉपी करा और उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करा और उसके आप बेस पर ये क्या हो गए? फेमस हो गए। तो बिहेवियरिज्म के जो फादर थे वो आपके कौन थे? जॉन बी वॉटसन। इनकी इनकी भी कई बार आपसे बुक पूछ लेता है। तो इनकी बुक का नाम था द स्टैंड पॉइंट साइकोलॉजी। यहाँ पर मैं इनकी बुक का नाम लिख देता हूँ, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिज्म।
साइकोलॉजी को जाने या फिर साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बिहेवियरिज्म कि बिहेवियरिज्म के थ्रू आप साइकोलॉजी को कैसे देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये बुक लिखी थी, तो आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हो। विलियम स्पैरी बेसिकली एक सीएफओ है, दैट इज आप कह सकते हैं आपके क्रिटिकल फाइनेंशियल ऑफिसर है हबल इनकॉर्पोरेशन में। तो ये बिल्कुल भी ऑप्शन यहाँ से मिलता जुलता नहीं है। बाकी तीनों आपके साइकोलॉजी के हैं, विलियम स्पैरी आपके साइकोलॉजी के भी नहीं है। इन्होंने हबल इनकॉर्पोरेशन को स्टार्ट करा था, राइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, बाकी आपसे कई बार जॉन बी वॉटसन की भी ये बुक का नाम पूछ लेता है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ द साइकोलॉजिकल रिसर्च। मैंने आपको बताया था जब भी आपको ये नॉट आए आप पहले इस नोट को रिमूव कर दीजिए, उसके बाद देखिए साइकोलॉजिकल रिसर्च का क्या क्या गोल होते हैं। प्रिडिक्शन, बिल्कुल हम कोई रिसर्च कर रहे हैं प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं। एक्सप्लेन, बिल्कुल कि क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये चीज या ये बिहेवियर क्यों शो हो रहा है। कंट्रोल ऑफ बिहेवियर भी करते हैं, यानी कि अगर आप देखोगे हम कंट्रोल वेरिएबल्स का भी यूज करते हैं। क्या हम मैनिपुलेशन करते हैं? नहीं, मैनिपुलेशन नहीं करते। हम देखते हैं एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर क्या रहता है, एक इंडिविजुअल या एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे पे क्या रहता है। तो ये तीन ऑप्शन सही हैं जब आपका नॉट नहीं है, यानी कि अगर नॉट लग रखा है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैनिपुलेशन। अब दोबारा देख लेते हैं, आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट ए गोल ऑफ द साइकोलॉजी का कौन सा ऐसा वेरिएबल है या कौन से ऐसा ऑप्शन है जो कि साइकोलॉजिकल रिसर्च का गोल नहीं होता है। मैनिपुलेशन कभी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च का आप देखेंगे ऑप्शन नहीं होता है। क्या आप साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं किसी को मैनिपुलेट करने के लिए? नहीं। हमारे जब भी हम एज ए रिसर्चर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो मैनिपुलेशन विल नेवर एवर बी ए गोल एज ए रिसर्चर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया। इसमें ज्यादा डीप डेल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 143 की देखते हैं। देखिए, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हिंड्रेंस। क्या है जो अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो एज ए हिंड्रेंस यानी कि एक ऑब्स्टेकल के रूप में आपके सामने कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं आती है। मेंटल सेट एक हिंड्रेंस है, बिल्कुल, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज को एक पर्टिकुलर तरफ से देखना। फंक्शनल फिक्सनेस, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या थिंग को उसका उसी तरीके से यूज हो सकता है। यहाँ पर आपका आ जाता है बेसिकली अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आ जाता है वो ऑब्जेक्ट सिर्फ किस तरीके से काम कर रही है उसी तरीके से हम यूज कर रहे हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन अगर हम बात करें, यानी कि हमारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, तो नॉट की बात कर रहा है। मेंटल सेट भी आपका हिंड्रेंस है, फंक्शनल फिक्सनेस भी। लैक ऑफ मोटिवेशन रहेगी तो आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। सपोज करिए कि आप सोच रहे हैं कि इस यार छोड़ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या ही करना, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी इजी कर लेते हैं, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, यानी कि लैक ऑफ मोटिवेशन है। तो आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, यानी कि ये भी आप कह सकते हो। अगर आप देखोगे जजमेंट, तो जजमेंट आपका इस तरीके का यहाँ पर कोई भी हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 140 दोबारा पढ़ते देखिए, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए हिंड्रेंस। कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो कि एज ए ऑब्स्टेकल की तरह, एक हिंड्रेंस की तरह आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज नहीं होता है या फिर इफेक्टिव नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे जजमेंट विल बी द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, यहाँ पर बच्चे चूंकि स्टेट्स इनकी वीक रहती है, यहाँ से वो पूछ रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन आइए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। पॉजिटिव कोरिलेशन इज समथिंग लाइक दैट कि दो वेरिएबल ले लेते हैं हम, राइट। एक हमने एक्स वेरिएबल ले लिया और एक वाई वेरिएबल ले लिया जो यहाँ पर मेंशन है। पॉजिटिव वेरिएबल का मतलब होता है कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के। ध्यान से समझना, पॉजिटिव वेरिएबल का मतलब होता है या पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। व्हाट डज दैट मीन्स, यानी कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि y भी इंक्रीज होगा। दूसरी चीज, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाट डज दैट इम्प्लीकेट, दैट मीन्स जो x का बिहेवियर है वही सेम y का बिहेवियर होगा। कब? जब आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। यहाँ पर हम नेगेटिव कोरिलेशन की भी बात कर लेते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन इंप्लाइज करता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्सली मतलब अपोजिट। अब ये क्या कह रहा है, अगर x इंक्रीज होगा
तो ये इम्प्लाई करता है कि y डिक्रीज होगा, और अगर y डिक्रीज होगा तो सॉरी x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा। यानी कि ये हमेशा क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, और ये क्या करेगा, ये सेम डायरेक्शन में काम करेगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसका फर्स्ट ऑप्शन को याद रखते हैं कि चूंकि पॉजिटिव कोरिलेशन है तो x इंक्रीज हो रहा तो y भी इंक्रीज होगा, इसको भूल जाते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, वेदर इट्स इन द पॉजिटिव और वेदर इट्स इन द नेगेटिव। ऑप्शंस को अब हम देखते हैं। यहाँ पर हम बात करें पॉजिटिव कोरिलेशन, एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एक्स इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल इंक्रीजेज, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 की देखते हैं, व्हेन वेरिएबल एक्स डिक्रीजेज वाई डिक्रीजेज, ये भी ठीक है। अगर आप देखोगे, देखिए पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल डिक्रीजिंग, ये तो क्या है, ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन की बात है, लेकिन यहाँ पर पूछ किसकी रहा है, पॉजिटिव है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन है, यानी कि अगर आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, बोथ 1 एंड 2, यानी कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा दूसरा भी होगा, एक वेरिएबल डिक्रीज होगा दूसरा भी होगा। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोडेड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ आगे चलते हैं। अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब देखिए यहाँ पर ये बात किसकी कर रहा है, यहाँ पर ये बात कर रहा है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। तो जैसे ही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का नाम सुनते हैं, आपके जो माइंड के अंदर क्या आ जाने चाहिए, जीन पियाजे जी आ जाने चाहिए। और जीन पियाजे जी ने कौन सी आपकी थ्योरी दी थी, बहुत सारी थ्योरी दी है, लेकिन कॉन्क्रीट किसके अंदर है, आपका कॉग्निटिव आपके डेवलपमेंट के अंदर। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ये पूछ रहा है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज क्या है। आइए देखते हैं। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। पहली स्टेजेस का नाम था आपका सेंसरी ऑफ मोटर, सेंसरी मोटर, जिसमें एज होती है 0 to 2। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी स्टेज दी है, जो कि आपकी होती है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में उन्होंने 2 से 7 साल तक की बात करी है। फिर उन्होंने तीसरी स्टेज दी है, जिसको हम कहते हैं आपका कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 से 11 तक की उम्र की बात करी है। और जो चौथी होती है, वो उन्होंने दे रखी है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि 12 एंड प्लस। आई थिंक ये तो सबको याद होगा, क्योंकि प्याजे तो बिल्कुल बेसिक है। ब्यास आप कह सकते हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हो या सीटेट की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो प्याजे की थ्योरी होगी, कोलबर की थ्योरी, ये सबको पता होती है। तो अगर आप देखोगे तो कॉन्क्रीट आपकी कौन सी स्टेज के अंदर आ रही है, 7 से 11 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 146 की ओर देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द एडीएचडी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, जल्दबाजी में गलत नहीं कर देना है, देखना है। क्वेश्चन नंबर 147 की ओर देखते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स ऑब्टेन बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन द 2 डिफरेंट ओकेजन। टेस्ट क्या है, सेम है, और इंडिविजुअल भी आपका क्या है, देखिए सेम है। यहाँ पर जो कोर वर्ड है, यानी कि इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इंडिविजुअल और सेम टेस्ट है, और डिफरेंट ओकेजन, 3 तरह की ये बात कर रहा है। आइए देखते हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला आपका ऑप्शन है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या रहता है, वैलिडिटी का अगर मैं बेसिकली मतलब बताऊं, दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीन्स है कि क्या वो वही चीज मेजर कर रहा है जो वो मेजर करने के लिए बना हुआ है। ध्यान से सुनना, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। दैट मीन्स कि क्या वो वही मेजर कर रहा है जिस चीज को मेजर करने के लिए बना हुआ है, राइट। अगर हम बात करें कि सपोज करिए कि आप इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बेसिस पर आप डिप्रेशन देख रहे हैं, तो क्या वो सही है, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो चीज बनी किसके लिए है, डिप्रेशन के लिए या इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए, और आप उससे मेजर क्या कर रहे हो, कुछ और चीज, तो दैट मीन्स इट इज नॉट वैलिड। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी का मतलब होता है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, जैसे कि सपोज करिए आप वेट की मशीन पर गए, अभी उस वेट की मशीन ने आपको दिखाया 67 kg, अगले दिन दिखाया 70 kg, और उसके अगले दिन दिखाया 65 kg। तो पहले दिन उसने दिखाया 67, फिर दिखाया 70, फिर दिखाया 65। क्या एक दिन में 3 किलो बढ़ सकता है और उसके अगले दिन 5 किलो आपका घट सकता है, नहीं। यानी कि जो
आपकी वेइंग मशीन है वो खराब है, यानी कि वो रिलायबल नहीं है। ओके। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिविटी, कोई भी आप टेस्ट कर रहे हैं, उस टेस्ट के रिजल्ट फ्री फ्रॉम बायस, रिजल्ट ऑफ एन टेस्ट फ्री फ्रॉम बायस, कि किसी भी पर्सनल बायस से छोड़कर जो एक्यूरेटली रिजल्ट आए हैं, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिविटी। और नॉर्म्स क्या होती हैं? अनसेट रूल होते हैं ये तो, जो किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर जर्नलाइज कंडीशन में हम सबको फॉलो करने रहते हैं, जर्नल रूल्स और रेगुलेशन किसी सोसाइटी या ग्रुप में, राइट। अब देखिए चारों चीजों का मतलब मैंने बता दिया। अब यहाँ पर बात क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे सेम टेस्ट की बात कर रहा है, यानी कि सेम टेस्ट में वो क्या देखना चाहता है? उस बच्चे के मार्क्स स्कोर देखना चाहता है, यानी कि कंसिस्टेंसी देखना चाहता है। तो फर्स्ट थिंग आपका आंसर तो क्या हो गया? रिलायबिलिटी। अगर मैं इसको और डिफिकल्ट बनाना चाहूं, तो अगर आप देखोगे रिलायबिलिटी में इंडिविजुअल क्या है, देखिए इंडिविजुअल क्या है आपका? सेम इंडिविजुअल है। और अगर हम अगर टेस्ट की बात करें, तो टेस्ट भी क्या है? सेम है। सिर्फ जो आपका टाइम है वो डिफर हो गया है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि कौन सी यहाँ पर रिलायबिलिटी की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है टेस्ट रीटेस्ट, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है, जिसके अंदर आपका इंडिविजुअल सेम रहता है, टेस्ट सेम रहता है, बट टाइम में गैप हम छोड़ते हैं। दैट इज योर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी इसका सही आंसर, और रिलायबिलिटी के अंदर भी आपका क्या होगा? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसलिए थोड़ा बहुत आपका बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए आपको जब आप ये क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ देखते हैं। 1955 में निमहैंस कहाँ पर स्टेबलाइज हुआ था? जहां पर अभी है वहीं पर ही स्टेबलाइज हुआ था, आपका बेंगलोर में। दैट इज इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, फिर उसके बाद आते हैं आपकी एक काइंड ऑफ द मेमोरी, क्वेश्चन नंबर 149 में। ए काइंड ऑफ मेमोरी दैट ए पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ, एक ऐसी मेमोरी जिससे इंडिविजुअल अवेयर नहीं है, पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ, यानी कि अनकॉन्शियस मेमोरी की यहाँ पर बात हो रही है बेटा। अनकॉन्शियसनेस मेमोरी की बात हो रही है, जो कि आपकी रिट्राइव हो जाती है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब आप रिट्राइव नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो अपने आप हो रही है। अगर आप सारे ऑप्शन में देखोगे, फ्लैशबल्ब मेमोरी भी आपकी अपने आप ही ऑटो रिट्राइव हो जाती है, ऑटोबायोग्राफिकल भी, इम्प्लिसिट भी। और जो एक्सप्लिसिट होती है उसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, एफर्ट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन। एक्सप्लिसिट मेमोरी में आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 कट गया। अब 1 2 3 बचे। यहाँ पर वो क्या कह रहा है? अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली कोई भी मेमोरी जो आपकी अपने आप रिकॉल हो रही है। अगर हम फ्लैश बल्ब की बात करें, तो फ्लैश बल्ब आपकी अनकॉन्शियसली नहीं होती है। फ्लैश बल्ब इज अ मेमोरी दैट इज विविड, हाईली डिटेल्ड एंड लॉन्ग लास्टिंग। आपकी फ्लैशबल्ब मेमोरी क्या रहती है कि आपने कुछ चीज देखी और आपको जो पुराने उससे रिलेटेड कोई सरकमस्टांसेस थे, या फिर वो जो चीज आपने देख रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा तेज और कंटिन्यूअस होनी चाहिए कि आपको जो आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस थे वो याद आ गए। बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर होती है। अगर मैं बात करूं, ये डिटेल के अंदर होती है, बहुत ज़्यादा विविड होती है, आपको ऐसा लगेगा कि सारी की सारी फ़ोटो आपकी आइज़ के सामने आ गई हैं, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर याद रखना, ठीक है? अब बात करते हैं ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के लिए। ऑटोबायोग्राफिकल में आपकी स्पेसिफिक प्लस जर्नल दोनों मेमोरी आती हैं। अब स्पेसिफिक और जर्नल का यहाँ पर क्या मतलब है? स्पेसिफिक दैट मीन्स आपकी एपिसोडिक मेमोरी, और अगर मैं जर्नल की बात करूं दैट इज योर सिमेंटिक मेमोरी। तो यहां पर आपकी ऑटोबायोग्राफिकल में इन दोनों का समेशन होता है, जो आपको ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में आता है। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है सर? इम्प्लिसिट मेमोरी आर दोज मेमोरी विच आर स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन
अनकॉन्शियसली, किसी भी कॉन्शियस अवेयर नहीं है और वो अचानक से हमारे माइंड के अंदर या तो स्टोर हो रखी हैं, इसलिए हमने उन्हें क्या कर लिया है, अपने आप रिकॉल हो गई हैं। हमने कोई एफर्ट नहीं लगाया है। स्टोरेज एंड रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट कॉन्शियसनेस। बिना किसी कॉन्शियसनेस के हमने क्या कर लिया है, उनको रिकॉल कर लिया है। अगर आप देखोगे यही वो पूछ रहा है, अनकॉन्शियस यानी कि विदाउट कॉन्शियस के थ्रू, बिल्कुल ठीक है सर। और अपने आप रिकॉल हुई है यानी कि ऑटोमेटिकली रिकॉल हुई है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन आपको बता रहा है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कई बार अगर आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएं तो आपको कोर वर्ड इनके पता होना चाहिए कि इनके बेसिकली कहाँ पर वो फोकस देने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर 2 कोर वर्ड थे, एक पर्सन इज़ नॉट अवेयर ऑफ। अगर एक इंडिविजुअल किसी भी मेमोरी, किसी भी इंफॉर्मेशन से अवेयर नहीं है, दैट इज़ वो अनकॉन्शियस है। और फिर वो कह रहा है, दूसरा पार्ट इसमें क्या कह रहा है, रिट्राइव ऑटोमैटिकली। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप देखोगे इसके अंदर एक्सप्लिसिट मेमोरी में रिकॉल के लिए चाहिए होता है, तो वो ऑप्शन अपने आप कट जाता है। फिर हमने इन तीनों ऑप्शंस की बात करी, उसमें से कौन-सा बेटर और एकदम सही रहा। इट मे पॉसिबल आपको लगे कि हाँ, फ्लैशबल मेमोरी भी यार हम ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाती है। बट क्या वो आपकी जो हमें क्वेश्चन पूछा है उसमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस चीज़ का भी आपको याद रखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कह रहा है, द स्टेज ऑफ द लाइफ दैट बिगिन्स at the onset of the puberty with when sexual maturity or the ability to reproduce is attained। बिल्कुल ठीक है। देखिए इन्फेंसी हो नहीं सकती, चाइल्डहुड नहीं, अडोल्सन बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, आप वो किस चीज की बात कर रहा है, सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आपकी क्या होती है, स्टार्ट होती है। और प्यूबर्टी के बाद अगर आप देखोगे एडल्टहुड स्टार्ट नहीं होता है, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, आपकी अडोल्सन एज आती है। तो इससे भी आप लगा सकते हो। कई बच्चे अडल्टहुड लगा जाते हैं, नहीं आप देखिए उससे पहले वो बात किसकी कर रहा है, प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी के बाद आपका अडल्टहुड नहीं आता है, प्यूबर्टी के बाद आपका अडोलसेंस आता है, फिर आपका जाके अडल्टहुड आता है। यहाँ पर अगर वो कंफ्यूज करता तो यहाँ पर लिख देता वो अर्ली अडल्टहुड, तो आप कंफ्यूज होते तीसरे या चौथे में। फिर भी क्योंकि उसने अडोलसन में मेंशन कर रखा होता, तो अडोलसन इज द प्रॉपर वर्ड। ओके, तो यहाँ पर आप अडोलसन इज योर राइट आंसर। आई होप गाइस ये आपको वीडियो समझ में आई हो। 2019 का प्रॉपर पेपर हमने एक-एक क्वेश्चन साइकोलॉजी का यहाँ पर कर लिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू। वी विल रिवर्ट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल और आपकी हेल्प करने के लिए हम हमेशा यहीं पर ही हैं। बाकी इसके और भी क्वेश्चन्स अगर आपको करने हैं जैसे कि मैथ्स के रिगार्डिंग, तो वो क्वेश्चन भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी हम करवा देंगे। तो स्टार्ट करेंगे एक और एस्टेट का पेपर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफिन शॉट साइनिंग ऑफ। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।